तो आते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन के दूसरे वीडियो पे। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। अब हम लोग सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा एक ग्राफ देखिएगा सभी लोग। सपोज में कोई कांच है, उसके पीछे हम लेप लगा देते हैं। लेप लगाने से क्या होता है कि ये कांच दर्पण में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दर्पण यानी मिरर हो गया। अब इस पे अगर हम कोई प्रकाश की किरणें इस पे भेजते हैं, प्रकाश की किरणें डाली जाती है दर्पण पे, तो ये दर्पण के दूसरे साइड में तो जाने वाला है नहीं। ये क्या होता है, उसी माध्यम में क्या होता है, अपने माध्यम में वापस लौट आता है। तो जो किरणें आ रही होती हैं उसे कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको। और जो किरणें मुड़ के वापस जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। तो डिफिनीशन ये बनता है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे अपारदर्शी माध्यम के तल से टकराता है तो दूसरे माध्यम में न जाकर पहले ही माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये प्रकाश के परावर्तन है तो इसके नियम कितने होते हैं। तो हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नियम क्या था, नियम तो बाद की बात है पर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कि सपोज कीजिए पिताजी के दो बच्चे हैं, एक का नाम है आपतित, एक का नाम है परावर्तित। तो उनके पास इतनी जमीनें पड़ी हुई, ये सब जितने सब उनकी जमीनें पड़ी हुई। पिताजी की डेथ हो जाने के बाद इन दोनों भाइयों में बंटवारा हो रहा है। तो ये जमीन है, इसका बंटवारा करने के लिए क्या करेंगे, 20 से पहले एक हमको लाइन खींचनी पड़ेगी, 20 से लाइन खींचनी पड़ेगी। अच्छा, ये लाइन आप इधर से तो यहां से तो खींच नहीं सकते, यहां से तो खींच नहीं सकते, खींचना तो आपको यहीं से पड़ेगा। इससे क्या होता है, दोनों का बंटवारा आराम से हो सकता है। एक तरह से कह सकते हैं ये जो कार्नर, ये जो कोना मिला है किसका कोना हो गया, आपतित का, ये कोना किसका हो गया, परावर्तित का। एक तरह से कह सकते हैं इस कोने को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं लोग, आपतन का कोण है, यानी आपतन कोण है। लिखते हैं लोग आई से, इंसिडेंस एंगल बोल देते हैं इसको। ये परावर्तन का कोण है, परावर्तन कोण बोल देते हैं इसको। लिखते हैं आर है, रिफ्लेक्शन एंगल बोल देते हैं। ये जो लाइन है जो दोनों एंगल को डिवाइड कर रहा है इसे बोलते हैं अभिलंब बोल देते हैं। अभिलंब कह दो या लंब कह दो, बात दोनों की क्या है, बराबर है ना। तो अगर एक चीज ध्यान से देखिए, सपोज कीजिए मिरर है, ये किरणें आ रही हैं, यहां से किरणें जा रही हैं। क्या अगर हमको विलंब खींचना, क्या हम यहां से खींच सकते हैं क्या बंटवारा सही हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। इस तरह क्या कर सकते हैं कि अच्छा इस तरह नहीं हो सकता। अच्छा, कभी ये भी पॉसिबल हो सकता है क्या वाला कि मिरर है, लाइट यहां आ रही है और लाइट यहां से जा रही है, ये क्या संभव हो सकता है क्या? तो संभव ये भी नहीं है, संभव ये भी नहीं है। तो नियम क्या बनता है कि प्रकाश जहां पर आती है प्रकाश वहीं से निकल के बाहर जाती है, और उसी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, अभिलंब भी होना चाहिए। यह जो पॉइंट है ये आपतित का पॉइंट है कि परावर्तित का पॉइंट है कि विलंब का पॉइंट है, ये तो तीनों का पॉइंट है। तो कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होने चाहिए। ये होता है परावर्तन का पहला नियम। यहां लिख दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होने चाहिए। ये बात किसने कहा था, हाइगेंस ने कहा था। ठीक, दूसरे एंगल की बात करते हैं। यहां पर जो एंगल है, यहां पे कौन सा ज्यादा, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, देखेंगे दोनों बराबर है। तो कह सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। अतः कह सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये होते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हो जाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोगों का गोली दर्पण क्या होता है। तो गोली दर्पण समझना बड़ा आसान है। इसके लिए क्या करना होता है, कांच का एक खोखला गोला ले लेना आपको। ठीक है, कांच का एक खोखला गोला लीजिए और इसी को थोड़ा सा सपोज कि हम यहीं से इसको कट मार देते हैं, और ये वाला कट वाला पोर्शन लेकर आते हैं यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा बड़ा बन गया है लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक ना।
अब इसके दो पृष्ठ हैं, दो सरफेस, एक इधर से एक इधर से। अब इसको हम दो तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो लेप इधर से लगा दें, अगर लेप इधर से लगा देते हैं तो इस पृष्ठ से परावर्तन होगा, या तो हम लेप इस साइड से लगा देंगे, इधर से लगा देंगे, तो इधर पीछे लेप लग गया, इस साइड से परावर्तन होगा। यानी कि इससे जो गोली कोश का जो पृष्ठीय जो भाग है उसको दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि गोली दर्पण जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सपोज कीजिए कांच का खोखला गोला था, ये वाला पोर्शन काट के ये वाला पोर्शन लेकर आते हैं हम लोग, इसको रख देते हैं यहां पे, ठीक है। इधर से एक पोर्शन काट लेते हैं यहाँ से वाला, इसको लेकर आते हैं रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबको पता है कि दर्पण के एक साइड में लेप लगा होता है, ठीक है। तो लेप किसका लगा होता है, क्वेश्चन पे आ गया। तो हम क्या करते हैं कि इसके पीछे पहले थोड़ा सा चांदी का या पारे का लेप लगा लेते हैं। इसके पीछे लगा लो या तो इसके पीछे ले लगा, ठीक है। किसका लेप लगेगा, चांदी का या पारे का लेप लग जाता है। पहले एक कोट इसका पेंट कर देते हैं, फिर उसके ऊपर क्या करते हैं आयरन ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं इसके पीछे। किसका लेप, आयरन। इससे क्या होता है कि पहले जो आपने चांदी या पारे का जो लेप लगाया उससे क्या होता है कि इसका जो दूसरा सिरा होता है वो थोड़ा सा चमकदार हो जाता है। और चमकदार होने से लाभ होता है कि परावर्तन की क्रिया आसानी से और अच्छे से होती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका पीछे का तल तो लेप लग गया, ये जो साइड है ना, ये जो सरफेस को थोड़ा देखिए थोड़ा सा उठा हुआ है ना, उभरा हुआ है थोड़ा सा, ऐसे चक्री यहाँ उभरा हुआ तल है ना, तो उभरा हुआ तल को उठल तल या उत्तल बोल देते हैं, ठीक। यहाँ पे उभरा हुआ तल पे पेंट किया गया, जो धंसा हुआ तल ना थोड़ा सा कर्व टाइप का नहीं बन गया यहाँ पे, इसे बोलते हैं अवतल बोलते हैं। अव मींस कम होता है, तल को जानते हैं सरफेस हो जाता है, इसे उत्तल बोल देते हैं, इसे अवतल बोल देते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया कि गोली दर्पण दो टाइप के होते हैं, उत्तल और अवतल, ठीक।